मूवी के शुरू में हमें कुछ साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ वर्कर्स एक बिल्डिंग में काम कर रहे होते हैं। उन पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर भी वहाँ होता है और वहाँ पे एक आदमी उन्हें बताता है कि वर्कर्स को काम करते हुए कुछ रेडिएशन महसूस हो रही है और उन्हें लगा कि यहाँ शायद कोई यूरेनियम है और वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनियर्स यहाँ पे मंगवा ली और काम शुरू कर दिया। और देखते ही देखते काम के दौरान वो जमीन अंदर घुसने लगी, यानी एक गाड़ में जाने लगती है। तो डॉक्टर अपनी टीम को लेकर उस केव के अंदर जाते हैं, यानी जमीन के नीचे। और वहाँ पे उनको एक बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन मिलता है, मतलब कि ढांचा। और जब डॉक्टर उस पर गौर करता है तो डॉक्टर को पता चलता है ये कोई स्केलेटन नहीं, बल्कि वाकई में ही एक बहुत बड़ा जानवर है जो यहाँ पर सो रहा था और रोशनी पड़ने पर वो जिंदा हो गया था। और फिर हमें ये दिखाया गया कि वो जानवर केव से निकल के समंदर में चला गया था। और दूसरी तरफ जापान में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि फोन पे किसी से बात कर रहा था कि जिस जगह से वो जानवर निकला था वहाँ से अर्थक्वेक होता यहाँ तक आ रहा है और उसका एक जगह पर वहाँ पे प्लांट होता है। और वो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो अपना प्लांट खत्म करना पड़ेगा। और तभी उसकी वाइफ आती है और वो अपनी वाइफ को और अपने बेटे फोर्ड को लेके वहाँ से निकल जाता है। और वो अपनी वाइफ से कहता है ये जो अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं ये मुझे कोई अच्छी बात नहीं लग रही और तब तक तुम मेरे प्लांट के पास मेरी कुछ टीम के साथ रहोगी। फिर हमें वही साइंटिस्ट एक लैब में दिखाया जाता है और जो कि ये पता लगा रहा था कि असल में ये अर्थक्वेक के झटके आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा था। और फिर वो कहता है कि सब मशीनरीज ऑफ कर दी जाए क्योंकि हम ये नहीं जानते कि ये झटके किस चीज के हैं और कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। और इसी के साथ वहाँ पे एक फिर अर्थक्वेक आने लगता है और साइंटिस्ट की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो वहाँ से भागने लग जाती है। और शैमर में ब्लास्ट होने की वजह से एक पॉइजनर गैस यानी कि जहरीली गैस वहाँ पे फैलने लग जाती है और साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गैस पूरी तरह से उस कैबिन में फैलने लगी थी। और उसकी वाइफ उसको कहती है कि दरवाजा बंद कर दो इससे पहले कि ये गैस यहाँ तक पहुँच जाए। और ना चाहते हुए भी साइंटिस्ट को वो दरवाजा बंद करना पड़ता है। और उसके बाद वो काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ अंदर रह गई थी और वो उसे कहती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ख्याल रख। और इसी के साथ रेडिएशन की वजह से वो पूरा का पूरा फ्रेंड तबाह हो जाता है और फोर्ड भी अपने स्कूल से ये सब देख रहा था। और अब हमें 15 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे फोर्ड एक फौजी बन चुका था और कुछ मंथ की ट्रेनिंग के बाद वो अपने घर वापस आया था और अब वो मैरिड था। और उसकी वाइफ को कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड अपने डैड से नफरत किया करता था क्योंकि वो ये समझता था कि उसकी मम्मा की डेथ उसकी पापा की वजह से हुई है, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो उसको मिलने चला जाता है और पुलिस से रिलीज करवा लेता है। और फिर वो लोग घर आते हैं तो उसका फादर उसको बोलता है बेटा वो एक एक्सीडेंट नहीं था और उसके पीछे कोई रेडिएशंस थी और सेम चीज हम आज भी फील कर रहे हैं। और वो अभी भी इसलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो उस जगह पे गया था जहाँ पे पुलिस ने जाने से मना किया था। और वो कहता है कि मेरे दोस्त ने भी वॉइस फ्रीक्वेंसी नोट की है, यानी वहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, तो मुझे वहाँ जाकर देखना होगा और मुझे ये साबित करना है कि जो उस रोज प्लांट में एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था। तो फोर्ड भी अपने फादर के साथ वहाँ पर जाता है और वो वहाँ पे नोट करते हैं कि वहाँ पे कोई जहरीली गैस और ना ही कोई रेडिएशंस थी। और वहाँ पे पुलिस फिर से आ जाती है और उनको पकड़ के फिर अपने साथ ले जाती है। और वहाँ पे वो डॉक्टर आता है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है, तो वो सब कुछ बताने लगता है। पर वो सिर्फ साइंटिस्ट से पूछते हैं कि तुम बार बार उसी जगह पर क्यों जाते हैं, और वो सब कुछ बताने लगता है जो वो करना चाहता था। और डॉक्टर ये सब सुन के हैरान होता है क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन तो उसको भी नहीं पता। पर वो वहाँ एक पत्थर जैसी चीज पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और अचानक से वो पत्थर हिलने लगता है तो वो उस पर बिजली फेंकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट देते हैं और वो पत्थर टूट जाता है और उसमें से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आता है और वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था और लोगों पर बिजली जैसी कोई चीज फेंक रहा था। और फिर हम देखते हैं कि वो जानवर खुद को वहाँ से आजाद करवा कर प्लांट से बाहर आ जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। और अगले दिन कैप्टन आते हैं और अपने साथ डॉक्टर को जाने का कहते हैं और डॉक्टर अपने साथ साइंटिस्ट और फंड को भी ले जाता है। और इस वाकये में साइंटिस्ट काफी जख्मी हो चुका था और वहाँ पे जाके उनका हेड उनको बताता है कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं, और जब जमीन की रेडिएशन कम होती गई तो ये समंदर की गहराइयों में चला गया ताकि ये यहाँ से अपनी एनर्जी ले सके।
सके। और वो बताते हैं कि हमारी कंपनी को भी उसी ढूंढने के लिए ही बनाया गया था। वो आज तक नहीं मरा, उसका नाम गॉडजिला था और वो वही जानवर था जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे। और वो चलता चलता यहाँ जापान के प्लांट में आ गया क्योंकि उसे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर वो एक साथ अपनी एनर्जी ले सके हद से ज्यादा। और इसी के साथ हमें दिखाते हैं कि साइंटिस्ट की वहाँ डेथ हो जाती है और वो सब काफी परेशान हो जाते हैं कि आज तो ये मरे हैं, कल को कोई और भी मर सकता है। और अचानक से हेड को कॉल आती है कि समंदर से कोई अजीबोगरीब रेडिएशंस आ रही हैं और उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर्स वहीं पर मौजूद है और वो वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी। और फिर उनको इसके साथ साथ एक और चीज की भी रेडिएशन और सिग्नल मिल रहे थे और वहाँ पे कुछ लोग भेजे गए थे जो देखते हैं कि समंदर से एक बहुत बड़ा जानवर बाहर आ रहा है और वो दरअसल वही खतरनाक क्रिएचर था जो कि अब शहर में आ चुका था और सब लोग उससे बहुत ज्यादा डर रहे थे। और उसी के साथ हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो गुस्से से चिल्ला रहा था और टीवी पे न्यूज आती है कि वो क्रिएचर गॉडजिला से बचकर भाग गया और अब वो खतरनाक क्रिएचर समंदर में जाकर और भी खतरनाक जानवरों को अपने साथ मिला रहा था। और डॉक्टर की टीम में कहती है बहुत साल पहले हमें 1-2 अंडे मिले थे और एक अंडे में से जानवर निकल के वही जापान में चला गया था और हम नहीं जानते कि दूसरे अंडे का क्या हुआ। और दूसरे अंडे को एक जगह पर सेफली रखवा दिया गया था और जब कुछ लोगों को वहाँ पर देखने के लिए भेजा जाता है और वो लोग देखते हैं कि वो जानवर अंडे में से निकल के कहीं जा चुका है और फिर पता चलता है कि ये अंडा उसी खतरनाक क्रिएचर्स का था और वो उसी अंडे से निकल कर किसी और शहर में जाकर तबाहियां मचा रहा था। और इन दोनों को पुलिस ढूंढने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर दूसरे क्रिएचर की फुटेज देख रहे थे और वहाँ पर वो लोग नोट करते हैं कि इस क्रिएचर की तो पाँव ही नहीं है जैसे पहले क्रिएचर्स के थे। और रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये फीमेल है और पहला क्रिएचर्स मेल था क्योंकि फॉर्म भी एक फौजी था तो उसको टीम के साथ हर जगह भेज दिया जाता है क्योंकि वो उन क्रिएचर्स को रोक सके। और दूसरी तरफ हमें कैप्टन बताता है कि वो क्रिएचर्स हर जगह तबाही कर रहे हैं और हेड कहते हैं कि हमें उन्हें एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। और कैप्टन कहता है कि उन्हें तो इससे फायदा होगा और इससे तो वो और ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और हेड कहता है कि हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और वो दोनों क्रिएचर्स अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए यानी रेडिएशंस को अपने अंदर फील करने के लिए एक समंदर में जा रहे थे क्योंकि समंदर की गहराइयों से उन्हें बहुत ज्यादा रेडिएशंस मिलती हैं और गॉडजिला उन्हें दूसरी तरफ मारने के लिए आ रहा था। और ये सब लोग भी उसी समंदर की तरफ बढ़ते हैं और वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी अपने साथ रख लेते हैं और फॉर्न भी उनके ऊपर नजर रखे हुए था और वो बॉम्ब उन्होंने एक बोर्ड के ऊपर रखा हुआ था और मेल क्रिएचर जाकर उस बोर्ड पर अटैक कर देता है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब उठाकर वहाँ से चला जाता है। और वो दोनों क्रिएचर्स बॉम्ब को लेकर यहाँ से दूर चले गए थे क्योंकि उन्हें वो चीज मिल गई थी जिससे उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने वाली थी। आर्मी का और हेड का ये प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और वो लोग सोचते हैं कि हमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा तो शायद गॉडजिला हम सब लोगों की जान बचा ले। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर्स शहर में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे थे लेकिन लकीली वहाँ गॉडजिला भी आ जाता है और आर्मी भी वहीं पर थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला उस क्रिएचर्स के सामने आ जाता है और ये लोग लड़ने लगते हैं और ये बहुत ही बड़े थे और लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा चीजें डिस्ट्रॉय कर रहे थे तो सब लोग पीछे हट जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ मेल क्रिएचर्स ही मौजूद था तो गॉडजिला उससे आसानी से लड़ पा रहा था। और गॉडजिला उस क्रिएचर्स को मारने ही वाला होता है कि पीछे से फीमेल क्रिएचर आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है और अब गॉडजिला उन दोनों से अकेले ही लड़ रहा था और यहाँ पे गॉडजिला के लिए उन दोनों क्रिएचर्स को मारना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आर्मी को अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे एक घोंसले में बहुत से अंडे मिलते हैं जो कि फीमेल क्रिएचर ने दिए थे और गॉडजिला के लिए उनको हराना काफी मुश्किल हो रहा था। और आर्मी वहाँ पर एक बॉम्ब पर टाइमर लगाकर बाहर आ जाती है और जल्द ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सबके सब अंडे फट जाते हैं। मेल और फीमेल क्रिएचर्स जब अपने अंडों को देखते हैं तो उन्हें फिक्र होने लगती है और वो दोनों गॉडजिला को छोड़कर अपने अंडों की तरफ भागते हैं। और उस ब्लास्ट से गॉडजिला को ये फायदा हुआ कि उस ब्लास्ट की रेडिएशन गॉडजिला में जाने लगी और उसने वही एनर्जी यूज कर अपने मुंह से और उन दोनों क्रिएचर्स पर फेंकी और अब गॉडजिला काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और वो दोनों क्रिएचर्स से पूरी ताकत से लड़ रहा था। और यहाँ पे गॉडजिला मेल क्रिएचर को मार देता है टिशू टिशू और ये देखते हुए फीमेल क्रिएचर को काफी गुस्सा आता है और उसको इस बात का भी काफी गुस्सा था कि आर्मी ने उसके अंडों को मार दिया तो वो फोर्ट की तरफ बढ़ती है तो गॉडजिला उसको पकड़ता है और उसका मुंह खोलकर अपनी सारी की सारी रेडिएशन उसके अंदर डालने लग जाता है जिसकी वजह से उसको बहुत पेन होने लगती है और वो मर भी जाती है। और फोर्ट भी यहाँ पर काफी जख्मी हो चुका था लेकिन आर्मी उसको ठीक करने के लिए वहाँ से ले जाती है। और अगले दिन हमें गॉडजिला वहाँ
दिखाया जाता है और लोग समझ रहे थे कि वो मर चुका है, पर वो थक गया होता है और फिर वो उड़ जाता है और वापस समंदर की तरफ जाने लगता है। और वो यहाँ पर किसी को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया था, उसकी दुश्मनी तो बस वो खतरनाक क्रिएचर से थी। और अब जैसा कि उसने उनको मार दिया और वो वापस समंदर में चला जाता है, और अब दिखाया जाता है कि फोन भी अपनी बीवी और बेटे के पास चला गया था और सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाता है। और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।